हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काऊ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काऊ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया, और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। The objectives resolution moved by Jawaharlal Nehru outlined the fundamentals and philosophy of our constitution. Comment. इस क्वेश्चन को आप इस सिलेबस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है जिसके ऊपर हमें कमेंट करना है। स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किए थे, उनकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी बनते हैं। अब जरा हम इसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ब्रॉड थीम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, और उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी और फंडामेंटल्स बन रहे हैं। कैसे? ब्रॉडली आपको यही मिसिंग लिंक को एक्सप्लेन करना है। कमेंट का मतलब यही हो जाएगा कि आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी है, और नॉट नेसेसरली आप इसके अगेंस्ट में जाके बात करेंगे।
क्वेश्चन जिस लाइन में पूछा गया है आप उसी लाइन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो और सिंपल फॉर्म में हम इस आंसर को कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्रॉड थीम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है और उसके फीचर्स के बारे में बेसिकली हमें मेंशन करना है, क्योंकि वही तो एक्चुअली में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स ही तो बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी वहाँ से उभर कर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रियम्बल उसी से ही इंस्पायर्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह से कंटेक्स्ट को समझने के बाद कंटेंट और स्ट्रक्चर काफ़ी इजी हो जाता है बनाना। कंटेंट के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा गया है उसी वे में आर्टिकुलेट करते हुए हम अपना आंसर लिखेंगे। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप इसके बैकग्राउंड से कर सकते हैं या फिर इसके बारे में कुछ फीचर्स बता के भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फिर बॉडी के अंदर आप वही सारा मैटर जो आर्टिकुलेट करके आपको लिखना है कि इसके फीचर्स किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और फंडामेंटल्स को आउटलाइन कर रहे हैं। फाइनली आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस बताकर या फिर थोड़ा बहुत प्रियम्बल से रिलेट करके। एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में है, तो आंसर की जो मेन थीम है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही रखनी है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स प्रियम्बल के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ आपको ये अवॉइड करना है। पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसी को ही कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आप इस आंसर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, देखिए आप कितना बेहतर आंसर लिख सकते हैं और आपको कहाँ पर कमी दिखाई पड़ती है जिसे इम्प्रूव करना है। अभी आपके पास टाइम है, आप इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के हिंट्स हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तब तक ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ एंड रिज्यूम दिस वीडियो आफ्टर यू हैव रिटन इट। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। These ends may not be holistic, but you can use them as a compass through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not. चलिए इन्हें देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बता सकते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने इस हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के आधार बने और इसके काफ़ी प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल हैं। मतलब काफ़ी प्रोविज़न्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है। फिर क्वेश्चन को आप लिंक करते हुए बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के प्रोविज़न्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी और फंडामेंटल को हाईलाइट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हैं सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर एक बात कही थी कि हमारा देश इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, जिसमें जो पावर और अथॉरिटी होगी गवर्न करने की वो इंडियन सिटीजन के पास में होगी। सो दिस एम्फेसाइज ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर जो बात कही गई थी वो थी इंटीग्रेटेड यूनियन विद ऑल इट्स टेरिटरीज, मतलब स्टेट्स। मतलब बहुत सारे स्टेट्स होंगे लेकिन साथ में इंटीग्रेटेड यूनियन होगा। वह सारे अलग होंगे लेकिन एक यूनियन होगा जिसकी वजह से हम सबको यूनाइटेड देखेंगे। नेक्स्ट प्रोविज़न पावर्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन की अपनी पावर होगी और स्टेट की अपनी पावर होंगी, जिनके अंदर अपनी ऑटोनॉमी के बारे में बात होगी कि किसको कितनी ऑटोनॉमी मिलेगी और सबकी पावर्स अपने आप में अलग हैं। मतलब स्टेट्स की अपनी पावर है और यूनियन की अपनी पावर है। फिर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर बात हुई थी वो थी पीस और वेलफेयर की। नॉट ओनली इन जस्ट आवर कंट्री पर पूरी दुनिया के अंदर जो भी नेशंस हैं उनके अंदर पीस और वेलफेयर को प्रमोट करना। फिर आप प्रोमिनेंट प्रोविजंस के बारे में बता सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब को अचीव करने के लिए उस रिजोल्यूशन के अंदर बताया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे इंडिया के लोगों को गारंटी दे रहा था ये सारी चीज़ों को अचीव कराने के लिए। और आपको पता है कि यही चीज़ें आगे चलकर हमारे एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनती हैं।
लास्टली आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर एक इस तरह के इंस्टीट्यूशन या फिर पॉलिटिकल सेटअप करने की बातें की गई थी जिनके थ्रू हमारी सोसाइटी के वो सेक्शन या तो जो वीकर हैं या फिर माइनॉरिटीज़ हैं या बैकवर्ड हैं या ट्राइबल एरियाज़ के लोग और या फिर डिप्रेस्ड या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उनके लिए यह पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल सेटअप को क्रिएट करने की बात बोली, जिससे कि उन्हें एडुकेट सेफगार्ड मिल सके, मतलब उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। और आपको पता है कि आगे चलकर ऐसा हुआ भी। इस तरह से फिर आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ से शुरू किया था वहीं से ख़त्म कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जनवरी 22, 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया। उसने आने वाले जो बन रहे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया और आज उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मॉडिफाइड वर्जन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में देख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंक्लूड हो सकता है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आपने डेफिनेटली लिखे होंगे। डू शेयर विद अस। फिलहाल इस आंसर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।